कल्पना कीजिए, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी खुद की सेना थी, जिसने 200 सालों तक एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। यह किसी कहानी से कम नहीं, लेकिन यह कड़वा इतिहास है। नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम जानेंगे दुनिया के इतिहास के उस सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर व्यापारिक कंपनी की पूरी कहानी। यह कैसे बनी, इसका मकसद क्या था और इसने कैसे एक महज व्यापार से इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया, डेटा और तथ्यों के साथ। तो कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक साझा स्टॉक कंपनी बनाई। वही स्टॉक है जिसे हम आज के समय में स्टॉक खरीदते हुए बेचते हैं, ठीक उसी प्रकार स्टॉक कंपनी बनाई। इनका मुख्य मकसद था वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार मिलकर और व्यापार को अधिकार ले। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर्ड मिला, जिसने उन्होंने 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इस कंपनी की शुरुआती पूंजी लगभग 72,000 पाउंड थी। यह व्यापारिक सपना था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहले से ही पुर्तगाली और डच कंपनियां एशिया में बहुत ही मजबूत थे, जिससे इनका वहां पे आसानी से घुस पाना बहुत ही मुश्किल था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा और 1613 में कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कंपनी स्थापित करने का अनुमति प्राप्त की। यहीं से कंपनी का दौर भारत में शुरू होता। शुरुआती दौर में कंपनी का मुख्य व्यापार भारतीय मसाले, रेशम, सूती वस्त्रों और नील का था। 17वीं शताब्दी में भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक था, जहां पे विश्व का लगभग 25 से 30% सामान बनाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज चाइना है, जिसका ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा हिस्सा था। कंपनी को यहां से सस्ता सामान मिलता और वह यूरोप में कई गुना मार्जिन पर बेचती थी। इससे कंपनी धीरे धीरे मुनाफे में चलने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने मद्रास 1639 में फोर्ट जॉर्ज सेंट बॉम्बे और कलकत्ता 1690 में विलियम फोर्ट जैसे प्रमुख तटीय स्थानों में अपना किलेबंदी शुरू कर दी। यह सिर्फ व्यापार नहीं, अब यहाँ पर असली मकसद इनका पैर जमाना था। लेकिन एक कंपनी अपनी सेना क्यों रखने लगी? क्योंकि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं, सत्ता जमाने की थी। कंपनी को मिली पहली जीत 18वीं सदी में, जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे बंगाल के नवाब मजबूत होने लगे, टकराव अपरिहार्य था। और फिर आया वह दिन जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जो कि एक बहुत ही धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, और मुगलों की तरफ से लीड कर रहे थे नवाब सिराजुद्दीन दौला, जिनकी एक बड़ी सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव पहले ही षड्यंत्र से सिराजुद्दीन दौला के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया कि उसे हम जीत के बाद वहां का नवाब घोषित कर देंगे। परिणाम स्वरूप मीर जाफर ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल ही होने नहीं दिया, जिससे कंपनी आसानी से जीत गई। इस जीत से कंपनी को न सिर्फ बंगाल का नवाब नियुक्त करने की शक्ति दी, बल्कि राजनीति प्रभुत्व भी दिया। व्यापार अब सत्ता की चाबी बन चुका था। प्लासी के युद्ध के 7 साल बाद 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। इस बार कंपनी का सामना सीधे तौर पर बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना से थी। इस बार भी कंपनी धोखे और कूटनीति से यह युद्ध भी जीत गई। और ठीक इसी प्रकार कंपनी से कई राजाओं के साथ युद्ध होते रहे और कंपनी धीरे धीरे अपना विस्तार करती रही। और इतना ही नहीं, मैसूर युद्ध 1767 और 1799 पश्चिम में मराठा शक्ति भी टूट गई। 1818 तक कंपनी भारत की सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी। अब यहाँ से शुरू होता है कंपनी का विद्रोह और पतन। कंपनी के कुशासन, लालच और जबरदस्त शोषण बढ़ता जा रहा था। इस शोषण का नतीजा यह निकला कि 1857 में महान विद्रोह हुआ। यह सिर्फ कंपनी की सैन्य विद्रोह नहीं, बल्कि कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ जनता का आक्रोश था। हालांकि कंपनी ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन यह ब्रिटिश सांसद के लिए एक बड़ा संकेत था। लंदन में कंपनी की आलोचना बढ़ गई और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की सत्ता खत्म करने का फैसला लिया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां और क्षेत्र सीधे तौर पर दे दी गई। 258 साल बाद एक व्यापारिक कंपनी का साम्राज्य सीधे तौर पर खत्म हो गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। लेकिन क्या वह कंपनी सचमुच खत्म हो गई? औपचारिक रूप से कंपनी को 1874 में भंग कर दिया गया था, लेकिन 2003 में एक भारतीय मूल निवासी संजीव मेहता ने इस कंपनी के लोगो और कंपनी को खरीद लिया। आज ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लग्जरी प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी और फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो देखा आप सबने, जो कंपनी कभी पूरे भारत को अपना गुलाम बना के रखी थी, आज वो कंपनी एक भारतीय की गुलाम है। आपको क्या लगता है?
क्या आज भी कोई कंपनी ऐसे ही चुपके से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं, जैसे बंगाल का अकाल, लोगों का नरसंहार और कई सारे युद्ध, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत ही छोटा और क्लियर बनाना था, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मिलते हैं आपसे एक और अगली नई डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें मुझसे कोई टॉपिक मिस ना हो।